जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण डिफेंस अपडेट के बारे में बताऊंगा, जिनमें रशिया का नया कॉम्बैट मॉड्यूल से लेके इजराइल का सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट और म्यांमार आर्मी को डिलीवर किए जाने वाले पैंसर S1 एयर डिफेंस सिस्टम से लेके टर्की के ऊपर काटसा का लगा हुआ नया सैंक्शन तक शामिल है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में रशिया के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की तरफ से एक नया रिमोट कंट्रोल कॉम्बैट मॉड्यूल को प्रदर्शित किया गया। इस कॉम्बैट मॉड्यूल को BTR-82 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर के ऊपर लगा के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने प्रेजेंट किया गया। रशियन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के डायरेक्टर जनरल कोसोवेस्की की तरफ से भी बयान देते हुए कहा गया कि ये नया मॉड्यूल का डेमोन्स्ट्रेशन डिप्यूटी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के सामने किया गया। डेमोन्स्ट्रेशन के दरमियान 30 मिलीमीटर के ऑटोमेटिक कैनन और 7.62 मिलीमीटर के मशीन गन द्वारा फायरिंग किया गया। पहले राउंड के फायरिंग के दरमियान इस मॉड्यूल के द्वारा हर एक टारगेट को सक्सेसफुली हिट भी किया गया। इवन दोस्तों उनके तरफ से जानकारी ये भी दिया गया है कि ये जो नया कॉम्बैट मॉड्यूल है, इसे हर तरीके के मॉडर्न इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर और अन्य तरीके के स्पेशल व्हीकलों के अलावा कॉम्बैट बोट, लाइट वॉरशिप, स्टेशनरी चेक पॉइंट और फायरिंग पॉइंट में इंस्टॉल किया जा सकता है। जबकि उनके दावे के मुताबिक ये किसी भी वेस्टर्न कंट्रियों की तरफ से बनाया हुआ कॉम्बैट प्लेटफॉर्म के तुलना में ज्यादा आधुनिक और ज्यादा ताकतवर वाला मशीन है। दोस्तों उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा है कि इसका जो एमिंग एंगल है वो सिग्निफिकेंटली काफी हायर होने की वजह से ये वर्टिकल पैनल के ऊपर भी ताबड़तोड़ हमला कर सकता है। इवन इसके जो एमुनेशन रिप्लेनिशमेंट है ये भी व्हीकल से बाहर निकले बिना ही किया जाना संभव है, जबकि इमरजेंसी मोड में भी बिना पावर सप्लाई का इसे ऑपरेट किया जा सकता है। फिलहाल के वक्त में दुनिया के किसी भी कॉम्बैट प्लेटफॉर्म में इस तरीके का फीचर नहीं है और ना ही आने वाले कुछ सालों तक दुनिया ऐसे इक्विपमेंटों से अपने आप को लैस कर पाएगा। इवन दोस्तों जो BTR-82 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर के ऊपर इसे लगाया गया था उसमें भी काफी सारे तब्दीली किया गया है और ऐसे ही तब्दीलियों में ऑटोमेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम, बैलिस्टिक कंप्यूटर, 2 पैनल वेपन स्टेबलाइजर, इलेक्ट्रिक गाइडेंस डिवाइस, दिन और रात में कॉम्बैट के सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए और फायर पावर को बरकरार रखने के लिए अलग अलग डिवाइसेस और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को कंट्रोल करने के लिए नया फायर कंट्रोल सिस्टम भी है। दोस्तों अब चलिए वीडियो का दूसरा अपडेट मतलब इजराइल को हाल ही में मिला हुआ सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट के बारे में जानते हैं। हाल ही में कुछ खबरों में बताया जा रहा है कि इजरायली एरोस्पेस को अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस और सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट मिला है, जिन एयरक्राफ्टों को इजराइल की तरफ से नेफ्तम बेस में डिप्लॉय किया जाएगा। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आने वाले डायरेक्टरेट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ से बनाया गया है, जो बेसिकली इजरायली एयरफोर्स, इजरायली डिफेंस फोर्स और इजरायली नेवी के इंटेलिजेंस यूनिट में इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों इन ऑरन एयरक्राफ्टों में कई लेयर के ऑटोमेटिक डेटा सिस्टमों को इंस्टॉल किया गया है, जबकि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया है। एयरक्राफ्ट असल में गॉलस्ट्रीम G550 एयरक्राफ्ट के बेस पे बनाया हुआ है, जो बहुत ही लो मेंटेनेंस और हाई परफॉर्मेंस एयरक्राफ्ट है। दोस्तों इसके अलावा इन एयरक्राफ्टों में इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री की तरफ से निर्मित रडार और इंटेलिजेंट गैदरिंग सिस्टमों को लगाया गया है, जिसके बदौलत एयरक्राफ्टों की सर्वेलेंस कैपेबिलिटी काफी गुना बढ़ जाता है। जबकि अब इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से दुश्मन के ऊपर नजर रखने के साथ साथ रियल टाइम डेटा हासिल करने के लिए भी किया जा सकेगा। दोस्तों इजरायली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एयरक्राफ्टों को लेके ये भी जानकारी दिया गया है कि इसके पास ऑल वेदर, दिन और रात और हर एक विजिबिलिटी में दुश्मन के ऊपर नजर रखने का क्षमता है। इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करते हुए अब इजराइल अपने हवाई क्षेत्र के आसपास और उससे कई दूर तक रियल टाइम नजर रख सकेगा, जो इजराइल के डिफेंस और डिफेंस फोर्सेस के प्रिपरेशन में काफी ज्यादा मदद करेगा। दोस्तों अब चलिए वीडियो के तीसरा अपडेट मतलब म्यांमार को रशिया की तरफ से सप्लाई किया गया पैंसर S1 एयर डिफेंस सिस्टमों के बारे में जानते हैं। हाल ही में सिफरी के आर्म ट्रेड डेटाबेस 2020 के रिपोर्ट के मुताबिक रशिया की तरफ से पैंसर S1 मिसाइल गन मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम को म्यांमार को सप्लाई किया गया है। पर दोस्तों इस इंफॉर्मेशन में कहीं पे ये नहीं बताया गया है कि रशिया की तरफ से कब और कितना संख्या में पैंसर S1 सिस्टम म्यांमार को डिलीवर किया गया। वैसे अगर देखा जाए तो सन 2000 से म्यांमार को रशिया की तरफ से कई सारे अत्याधुनिक हथियारों का सप्लाई किया गया, जिनमें Mi-24 हेलीकॉप्टर से लेके MiG-29 फाइटर, Mi-2 लाइट हेलीकॉप्टर, YAK-13 ट्रेनर एयरक्राफ्ट, सुखोई 30 MK फाइटर जेट, इग्ला 1 मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, 2S6M टुंगस्कर ट्रैक्ट सेल प्रोपेल एंटी एयरक्राफ्ट गन, D30 122 मिलीमीटर के हविट्जर, S125 एयर डिफेंस मिसाइल और BRDM 2 व्हील्ड रिकॉनेसेंस आर्मर्ड व्हीकल के मॉडर्नाइज्ड वर्जन भी शामिल है। और इसके अलावा पैंसर S1 सिस्टम तो एक बहुप्रचलित एयर डिफेंस सिस्टम है, जो इस कैटेगरी का दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टमों में से एक है। दोस्तों इन सिस्टमों को दुनिया के 14 देशों में ऑपरेट किया जा रहा है, जिनमें अल्जेरिया, इथियोपिया, इक्वेटोरियल गिनी, ईरान, इराक, जॉर्डन, म्यांमार, ओमान, रशिया, सर्बिया,
रशिया, सीरिया, यूनाइटेड अरब अमीरात और वियतनाम शामिल है। पैंसर S1 एक सेल्फ प्रोपेल कैनन मिसाइल सिस्टम है जो रशिया निर्मित उराल मिलिट्री ट्रक चेसिस के ऊपर माउंट किया हुआ है, जबकि इस व्हीकल में 12 57E6 सरफेस टू एयर गाइडेड मिसाइल और 2 2A38M 30 मिलीमीटर के ऑटो कैनन लगाया हुआ है। दोस्तों इनमें से जो 57E6E मिसाइल है ये असल में 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल के मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जो 1.2 किलोमीटर से लेके 20 किलोमीटर के रेंज तक टारगेट को निशाना बना सकते हैं। और दोस्तों इसके ऑल्टीट्यूड कैपेसिटी करीबन 5 मीटर से लेके 10,000 मीटर तक है। दोस्तों ऐसे 3 ट्यूब वाला टोटल 6 लॉन्चरों को ट्रक के दोनों तरफ लगाया गया है, जिनमें हर तरफ ऐसे टोटल 6 लॉन्चर होता है। जबकि इसके अलावा इसमें जो 2A38M 30 मिलीमीटर के ऑटोमेटिक कैनन का इस्तेमाल किया गया है वो 700 राउंड रेडी टू फायर हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेड आर्मर पियर्सिंग ट्रेसर एमुनेशन से लैस होता है। और इन गनों का रेट ऑफ फायर करीबन 2500 राउंड पर मिनट होता है, जो कि किसी भी एरियल टारगेट को करीबन 4 किलोमीटर के रेंज से तबाह करने का क्षमता रखता है। दोस्तों इसके अलावा एक पैंसर S1 सिस्टम में फायर कंट्रोल सिस्टम, टारगेट एक्विजिशन रैडर, डुअल वेवलेंथ ट्रैकिंग रैडर लगाया गया है जो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का इस्तेमाल करता है। और दोस्तों इन रैडरों के डिटेक्शन रेंज करीबन 32 से 36 किलोमीटर और ट्रैकिंग रेंज करीबन 24 से 28 किलोमीटर तक है। दोस्तों अब चलिए वीडियो का सबसे आखिरी अपडेट मतलब यूनाइटेड स्टेट के तरफ से टर्की के ऊपर S-400 खरीदारी को लेके लगाया गया काटसा के सैंक्शन के नया नोटिफिकेशन के बारे में जानते हैं। आप सब लोगों को पता ही होगा कि टर्की द्वारा S-400 खरीदने के बाद अमेरिका के तरफ से टर्की के ऊपर काटसा मतलब काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट के तहत एक तरीके से सैंक्शन लगाया गया। और दोस्तों अब अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से इसे लेके एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। दोस्तों इस नोटिफिकेशन के तहत अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट टर्की के प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री मतलब SSB और उसके कुछ उच्च अधिकारियों के ऊपर S-400 खरीदारी को लेके सैंक्शन लगा रहा है। इवन दोस्तों इस नोटिफिकेशन में ये भी बताया गया है कि अगस्त 2, 2017 के बाद टर्की के कंपनी के तरफ से जानबूझ के रशिया के साथ डिफेंस और इंटेलिजेंस सेक्टर में ट्रांजैक्शन किया गया है और इसकी वजह से ही काटसा के सैंक्शन के तहत ये नियम लागू हुआ। दोस्तों इवन स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से अपने अनाउंसमेंट में यह भी बताया गया है कि SSB के कुछ उच्च अधिकारी इसमें शामिल है, जिनमें SSB के प्रेसिडेंट इस्माइल दमीर, SSB के वाइस प्रेसिडेंट फारूक यागत, SSB के एयर डिफेंस और स्पेस यूनिट के हेड सराज जेनकगलू, SSB के रीजनल एयर डिफेंस डायरेक्टोरेट के प्रोग्राम मैनेजर मुस्तफर अल्पस देनर जैसे अधिकारी शामिल है। दोस्तों काटसा के ये जो सैंक्शन लगाया गया है इसके तहत अमेरिका के गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिलेटेड किसी भी एजेंसी के द्वारा एक्सपोर्ट कंट्रोल रिफॉर्म एक्ट 2018, आर्म्स कंट्रोल एक्ट और एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1954 के तहत और किसी तरीके का कोई भी स्पेसिफिक लाइसेंस या ग्रांट नहीं दिया जाएगा। जबकि इसके अलावा अमेरिका के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूटों के तरफ से किसी तरीके का कोई भी क्रेडिट SSB को नहीं दिया जाएगा जिसका लागत $10 मिलियन से अधिक या 12 महीने के पीरियड से अधिक हो। जबकि इसके अलावा अमेरिका का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है इसके तहत किसी तरीके का कोई भी अप्रूवल, इंश्योरेंस और किसी तरीके का कोई भी गारंटी, एग्जम्पशन और क्रेडिट देने से भी रोक लगा दिया गया। दोस्तों कुल मिला के काटसा के तहत टर्की के ऊपर जो प्रतिबंधों को लगाया गया है इससे आने वाले समय में टर्की के डिफेंस इंडस्ट्री खास करके SSB के ऊपर काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा और टर्की जिस तरीके के प्रोजेक्ट में अमेरिका के साथ इन्वॉल्व था वो प्रोजेक्ट भी एक एक करके रद्द होगा। जबकि अमेरिका के इक्विपमेंटों के साथ टर्की जिन प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाया जा रहा था उसमें भी टर्की को अब मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और एग्जाम्पल के रूप में हाल ही के टर्की के T-129 हेलीकॉप्टर के एक्सपोर्ट को रोकना भी आप देख सकते हैं। इवन दोस्तों माना तो ये भी जा रहा है कि इससे आने वाले दशक में टर्की के डिफेंस इंडस्ट्री काफी पीछे चला जाएगा, क्योंकि ज्यादातर टर्की डिफेंस इंडस्ट्री अमेरिका या यूरोप के ऊपर निर्भरशील है। इवन अगर इसे टर्की परिवर्तन करने का कोशिश भी करे, मतलब रशिया से मदद लेके इससे उभरने का भी प्रयास करे, तो इसमें भी बहुत बड़ा समय लग सकता है, क्योंकि ज्यादातर हथियार जो टर्की डिफेंस फोर्सेस में इस्तेमाल हो रहा है वो अमेरिकन या यूरोप ओरिजिन है। इवन दोस्तों माना तो ये भी जा रहा है कि इस तरीके का प्रतिबंध के बाद टर्की के आर्थिक स्थिति के ऊपर भी बहुत बड़ा आघात होगा और एक तरीके से आने वाले समय में टर्की के इकोनॉमिकल सिचुएशन भी चरमरा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।